हेलो एवरीवन, वेलकम टू क्लास 24। जैसा कि आप सभी को मालूम है, डेली मॉर्निंग में हम लोग एक इंपॉर्टेंट सेशन कवर करते हैं जहां पे हम लोग इंडिया के सारे लीडिंग न्यूज़पेपर में से उनको समराइज करते हैं, उनके हिस्टोरिकल, प्रेजेंट, फ्यूचर हर एक पर्सपेक्टिव को हम लोग डिकोड करने की कोशिश करते हैं। आज मैं जयपुर में नहीं हूँ, इसलिए ये वीडियो मैं लाइव जयपुर से नहीं कर रहा हूँ। मैं हूँ इंदौर के अंदर आज। तो इंदौर से मैं ये वीडियो आप लोगों के लिए अपलोड कर रहा हूँ। लाइव भी नहीं हो पाया बिकॉज इंटरनेट की स्पीड इतनी अवेलेबल नहीं थी कि मैं लाइव कर सकूँ। इसीलिए ये वीडियो मैंने थोड़ा लेट है जो कि आप लोगों के लिए अवेलेबल करवाया है और अपलोड किया है। ऑलराइट। लेकिन सारे के सारे इंपॉर्टेंट आर्टिकल है जो कि मैंने कवर करे बिकॉज मोर इंपॉर्टेंट ये था कि क्लास अपनी मिस ना हो। राइट। तो वही 7 से 8 इंपॉर्टेंट आर्टिकल है जो कि मैंने आप लोगों के लिए कवर करे हैं। पीडीएफ इसका अगर आपको चाहिए तो टेलीग्राम पे मिल जाएगा, ऐप पे मिल जाएगा। ठीक है, या फिर वेबसाइट पे जाकर भी आप इसको ले सकते हैं। आज का कोड ऑफ द डे है जो कि है पढ़ाई को लेकर। देखो, आपको जिंदगी में सिर्फ पढ़ाई इसलिए नहीं करनी चाहिए कि सिर्फ पढ़ाई करनी है, कोई नौकरी लगनी है, कुछ हो गया, ठीक है, कुछ हो जाए तो ठीक है, कुछ नहीं हो तो ठीक है। पढ़ाई इसलिए करनी चाहिए कि जिस दिन आपके पास कोई अपॉर्चुनिटी आए ना, उस दिन उसको आप ग्रैब कर सको। अपॉर्चुनिटी कुछ भी आ सकती है। अपॉर्चुनिटी आ सकती है जिस दिन आपका एग्जाम हो सकता है 6 महीने बाद, 1 साल बाद। हो सकता है कि आपको पढ़ाने का मौका मिले, ऑनलाइन ऑफलाइन। हो सकता है कि एक बार आपको कुछ और एजुकेशन से रिलेटेड करने को मौका मिले, आपको खुद का कुछ करने का मौका मिले। तो कहीं पर भी वो अपॉर्चुनिटी आप ग्रैब कर तब कर पाओगे तब आपके पास में कुछ नॉलेज होगा, फाउंडेशन होगा। जिस दिन तब तक वो नहीं होगा तब तक कोई फायदा नहीं है उस चीज का। राइट। तो हमेशा पढ़ाई को सिर्फ पढ़ाई के लिए फॉर्मेलिटी के तौर पे मत करो, उसका अपना फाउंडेशन बिल्ड करो। अगर फाउंडेशन बिल्ड करोगे तो बहुत अच्छा आपके लिए फ्यूचर में लाइफ में आपको प्रोस्पेक्टिव देखने को मिलेगा। आगे बात करते हैं जो कि 10% ऑफ को लेकर है। तो कि मेरा जीके और करंट अफेयर का बैच है दोस्तों, जहां पे मैं कंप्लीट जीके आपको पढ़ा रहा हूँ और करंट अफेयर का लाइव बैच है। यह आपको 10% ऑफ में मिल जाएगा। आप क्लास 24 के ऊपर एप्लीकेशन पे जाओगे तो वहां पे मिल जाएगा। ये सभी एग्जाम के लिए मैंने बनाया है। बेसिक, फाउंडेशन, एनसीईआरटी बैच है। और ये पूरा बैच करने के बाद जीके की प्रॉब्लम आपके सभी एग्जाम के लिए सॉल्व हो जाएगी। और ये 20 ऐसे प्रायोरिटी टॉपिक जहां से 80% करंट अफेयर आपका कवर हो जाएगा, वो भी मैं यहाँ से आपको करवा रहा हूँ। ये लाइव बैच है, आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। 1,500-2,000 रुपए के अंदर आपको मिल जाएगा। आज का पहला इंपॉर्टेंट जो आर्टिकल है वो अजीत पवार जी, जो कि डिप्टी सीएम थे महाराष्ट्र के, उनकी डेथ हो गई है प्लेन क्रैश में। इसके बारे में बात करेंगे। इसके अलावा यहाँ पे द्रौपदी मुर्मू जी का स्टेटमेंट है, यहाँ पे डीएमके को लेकर स्टेटमेंट है, तो कुछ खास नहीं है यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले अगर आप देखोगे तो अजीत पवार जी का एक एयर क्रैश के अंदर डेथ हो गई। किसी प्रकार का कोई फाउल प्ले है उसको डिनाई कर दिया गया है। तो यहाँ पे ये हुआ कैसे, अगर आप देखोगे तो यहाँ पे सबसे पहले 8:18 के ऊपर है ना, एयरक्राफ्ट ने कांटेक्ट किया बारामती के एयरफील्ड से। तो बारामती उनका एरिया है जहाँ से वो बिलोंग करते हैं, जहाँ से वो 8 बार जो है वो चुने जा चुके हैं। तो बारामती जा रहे थे मुंबई से, एक प्राइवेट कंपनी का उन्होंने यहाँ पे एक प्लेन है जो कि लिया था, लेजर जेट 45। इस जिस कंपनी का ये प्लेन था उसके ऊपर पहले भी एलिगेशंस लगे हुए थे, उसके पहले भी स्थिति कुछ खास ऐसे अच्छी थी नहीं। तो लेकिन खैर जो भी है वो इन्होंने लिया और 8:18 के ऊपर इन्होंने कांटेक्ट किया बारामती के एयरफील्ड से। 30 नॉटिकल माइल दूर थे बारामती से। और तब उनको विजुअल मेट्रोलॉजिकल कंडीशन के अंदर डिसेंड करने के लिए बोला गया। पहली बार ट्राई किया लेकिन हो नहीं पाया, फिर दूसरी बार ट्राई किया, उस टाइम पर ये एक्सीडेंट है जो कि हो गया। और लैंडिंग क्लियरेंस उनको रनवे 11 पे मिला था लेकिन कोई रेस्पॉन्स नहीं मिल पाया। आप देख सकते हैं 8:18 से लेकर 8:43 तक ये पूरा टाइम है जिसके बीच में ये पूरा का पूरा हुआ। जो पायलट थे वो स्पॉट नहीं कर पाए रनवे को फाइनल अप्रोच के टाइम पे, और उस टाइम पे जो है वो ग्राउंडेड हो गए। और रनवे 11 के ऊपर काफी बड़े फ्लूम्स है जो कि देखने को मिले। ऑलराइट, यहाँ पे अजीत पवार जी तो थे ही थे, महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम थे। उसके अलावा पर्सनल सिक्योरिटी ऑफिसर उनके एक पायलट सुमित कपूर, शांभवी पाठक को पायलट, पिंकी माली फ्लाइट अटेंडेंट, ये सब भी इसके अंदर शामिल, इसके अंदर थे। और इंक्वायरी अभी स्टार्ट करी गई। अगर आप देखोगे तो यहाँ पे पुअर विजिबिलिटी थी, मात्र 3 किलोमीटर की थी, जो कि फाइनल अप्रोच के टाइम पे बताई गई है। फर्स्ट लैंडिंग अटेम्प्ट जो है वो अबोर्ट कर दिया गया था और ये इश्यू जो हुआ है वो सेकंड लैंडिंग अटैक के अंदर हुआ है, रनवे 11 के ऊपर हुआ है। यहाँ पे अगर आप देखोगे अनकंट्रोल्ड एरोड्रोम के बारे में बोला गया है अंडर इन्वेस्टिगेशन के अंदर उसको। ये जो बारामती का एयरफील्ड है ना, इसको बहुत ही अनकंट्रोल्ड एरोड्रोम बताया गया है क्योंकि यहाँ पे इंस्ट्रूमेंट लैंडिंग सिस्टम सपोर्ट जो है वो भी नहीं था, डेडिकेटेड वेदर मेट्रोलॉजिकल सपोर्ट नहीं था, एक स्टैंडर्ड फायर फाइटिंग और सिक्योरिटी अरेंजमेंट जो करने होते हैं वो भी अवेलेबल नहीं थे। जो एविडेंसेस है, जो आई विटनेसेस है, जो सोर्सेज है, उन्होंने यहाँ पे बताया कि एयरक्राफ्ट जो है बहुत रोल हो चुका था, टर्न हो चुका था और लिफ्ट जो है उस पूरी तरीके से खो चुका था।
ऑलराइट, तो अभी तक ये फाइनल कंक्लूजन नहीं है, लेकिन अभी ये इनिशियल रिपोर्ट है जो कि बताई गई है। अनकंट्रोल्ड एरोड्रोम का मतलब क्या होता है? जहां पर एटीसी या एयरपोर्ट का जो प्रॉपर इंफ्रा है ना, वो नहीं मिल पाता, उसको कहते हैं। वैसे ही आईएलएस एक इंस्ट्रूमेंट लैंडिंग सिस्टम है, रनवे के लिए लोकलाइजर और एक वर्टिकल ग्लाइड स्लोप है जो कि गाइडेंस देता है। लो विजिबिलिटी के अंदर इसको काम में लिया जाता है। ऑलराइट, तो ये कुछ बेसिक चीजें हैं जो कि अवेलेबल होती है, लेकिन यहाँ पर अगर आप देखोगे, अभी रिपोर्ट जो है वो डबल ए आई बी जो है, ये एक इन्वेस्टिगेटिव। डबल ए आई बी का काम क्या होता है कि जब कोई भी एक्सीडेंट हो जाता है तो इन्वेस्टिगेट करने का काम होता है, उसका कारण क्या रहा, सेफ्टी रिकमेंडेशन क्या है। और डीजीसीए का काम जो है वो रूल्स बनाना, ऑडिट बनाना, लाइसेंसिंग करना, ये इसका काम होता है। नॉर्मली प्लेन्स में से ब्लैक बॉक्स में देखा जाता है, फ्लाइट डाटा रिकॉर्डर और कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर, दो चीजें निकाली जाती है ताकि लास्ट में क्या बातें हुई है, क्या इश्यू हुआ है, उन सब के बारे में भी जांच पड़ताल किया जा सके। ऑलराइट, तो ये अजीत पवार जी के बारे में बात करें तो 59 में इनका जन्म हुआ बारामती के अंदर। बारामती के बहुत बड़े नेता माने जाते हैं, इतने बड़े नेता माने जाते हैं कि कल जब ये इंसिडेंट हुआ उसके बाद बहुत लोगों की भीड़ है जो कि वहां पे लग गई थी। और साथ में भतीजे रहे शरद पवार जी के, नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी एनसीपी के साथ में शरद पवार जी के साथ में रहे बहुत सालों तक, लेकिन बाद में जो है वो दोनों के बीच में नहीं बनी, तो उन्होंने एक अलग से अपना फैक्शन बना लिया जो कि बाद में बीजेपी के साथ में मिलकर उन्होंने सरकार बनाई। बहुत ही स्ट्रॉन्ग एडमिनिस्ट्रेटर, मास लीडर माने जाते हैं, अपने रिबेलियन और पॉलिटिकल असर्टिवनेस के लिए जो है वो बहुत ही फेमस रहे हैं। अगर आप देखोगे तो रिकॉर्ड 5 बार जो है ना वो डिप्टी सीएम रह चुके हैं, फाइनेंस मिनिस्टर रह चुके हैं, अपने फिस्कल कंट्रोल के लिए, बजट के मैनेजमेंट के लिए बहुत फेमस रहे। वाटर इरिगेशन के प्रोजेक्ट भी इन्होंने देखे, और 8 बार कॉन्सिक्यूटिवली एमएलए है जो कि बारामती से रहे हैं। आप देख सकते हैं कितना बड़ा इन्फ्लुएंस इनका रहा है। 2010 से 2012 तक पहले तो कांग्रेस और एनसीपी के साथ में जब ये डिप्टी सीएम रहे, उसके बाद रिजाइन करना पड़ा 12 में, इरिगेशन का स्कैम इनके ऊपर एलिगेशंस लगे थे। उसके बाद 2019 के अंदर बीजेपी के साथ में मिलकर 80 घंटे की सरकार बनाई इन्होंने, डिप्टी सीएम बने हैं, और सुबह मॉर्निंग में आपको याद होगा, मॉर्निंग में जाके इन्होंने सरकार बना ली थी। उसके बाद 2023 में स्प्लिट हुआ एनसीपी से, और इन्होंने अपना जो फैक्शन बनाया वो बीजेपी के साथ में बनाया। हालांकि खैर अगर आप देखोगे तो कुछ ज्यादा, अभी लास्ट इलेक्शन जो हुए हैं वहां पे बहुत ज्यादा लोकसभा की या विधानसभा की परफॉर्मेंस बहुत ऐसी जबरदस्त इनकी पॉलिटिकल पार्टी की नहीं रही थी, लेकिन फिर भी एक स्ट्रांग लीडर माने जाते हैं डिप्टी सीएम के तौर पे। अभी ये बीजेपी शिवसेना के अलायंस के अंदर जो कि रहे थे, और अभी रिसेंटली कल के दिन है जो कि इनकी प्लेन क्रैश में डेथ हुई है। ऑलराइट, अर्ली मॉर्निंग सुबह जल्दी उठ के काम करने के लिए जाने जाते थे, अपने स्ट्रॉन्ग कंट्रोल था डिपार्टमेंट के ऊपर, बजट मैनेजमेंट के लिए बहुत फेमस थे, सीधे सीधे बातचीत है जो कि हर चीज को लेकर किया करते थे। और इरिगेशन जो स्कैम हुआ था उस टाइम पे इन्होंने रिजाइन है जो कि करना पड़ा था, और 23 के अंदर इन्होंने पार्टी अलग बनाई। क्या ऐसा पहली बार हुआ है? ऐसे एट ट्रेजिडीज ऐसा नहीं है। हमारे देश के बहुत बड़े बड़े लीडर्स हैं जो कि हमने इसके अंदर खोए हैं। जैसे कि सबसे पहले होमी बाबा जहांगीर का नाम आपको मालूम ही होगा, प्लेन फिजिसिस्ट थे हमारे, प्लेन क्रैश में इनकी डेथ हुई। वैसे ही मोहन कुमार मंगलम यूनियन होम मिनिस्टर थे ये भी। संजय गांधी दोस्तों बहुत बड़ा केस था सफदरजंग एयरपोर्ट के ऊपर, चप्पल के साथ पहन के जो है वो ये उड़ा रहे थे प्लेन को। उसके बाद में एनवीएम सोमू यूनियन मिनिस्टर, माधवराज सिंधिया कांग्रेस के बड़े नेता, जीएमसी बाला योगी लोकसभा के स्पीकर रहे, राजशेखरन रेड्डी आंध्र प्रदेश के सीएम रहे, बिपिन रावत सीडीएस पहले, उनका कूनूर के अंदर अभी कुछ टाइम पहले क्रैश हुआ था हेलीकॉप्टर, विजय रूपानी साहब जो एयर इंडिया के फ्लाइट थे उसके अंदर थे, और अभी रिसेंटली अजीत पवार साहब। तो ये बड़े बड़े पॉलिटिशियन प्रोमिनेंट फिगर्स है जो कि एयर क्रैश के अंदर हमारे देश के जो है वो चले हैं, चल बसे हैं। हमारे देश में क्या ये फ्रिक्वेंट है? कितने एक्सीडेंट ऐसे हो चुके हैं? तो देखो 2021 के अंदर है ना, बहुत ही क्रैश एक्टिविटी बहुत ही कम थी, लेकिन 2022 में 12 एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेट करे गए, हाईएस्ट रहे। 2023 में ये 10 रहे, 2024 में भी कुछ रहे, और 2025 के अंदर टोटल 8 एयर एक्सीडेंट है, जिसकी वजह से नियर बाय 250 लोगों की डेथ हुई। तो हर साल अगर आप देखोगे तो भारत में कई सारे ऐसे एयर एक्सीडेंट है जो कि हुए। प्रॉब्लम ये है कि जो इन्वेस्टिगेशन है ना, वो इतनी अच्छी तरीके से नहीं हो पाती है। अगर आप एयर इंडिया वाले भी देखोगे आप, अभी कुछ टाइम पहले चार धाम वाला जो है एरिया है उत्तराखंड, वहां पे भी 4-5 बार ऐसा हुआ, लेकिन कोई भी कंपनी के ऊपर कोई भी जेल नहीं गया, कोई भी इन्वेस्टिगेशन प्रॉपरली नहीं होती है, तो उसकी फाइनल रिपोर्ट में क्या हुआ क्या नहीं हुआ, क्या सेफ्टी पैरामीटर हुए, उसके बाद क्या उसको डेडिकेटली इंप्लीमेंट किया गया, इनके ऊपर कोई बात है जो कि बाद में नहीं हो पाती है। तो ये दिस इज अ मेजर कंसर्न फॉर अस। हम कैसे देखते हैं ग्लोबल एविएशन सेफ्टी सेफ्टी के मैट्रिक्स दुनिया भर में? हम कैसे ये पता करें कि कौन से दुनिया के देश में कौन सी जगह पे सबसे ज्यादा एक्सीडेंट हो रहे हैं, या कि यानी कि आप ऐसा मानिए कि मेजर्स नहीं अपना पा रहे हैं वो लोग। तो इसको पता करने के लिए हमें एक्सीडेंट पर मिलियन फ्लाइट के हिसाब से देखना होता है, या फेटेलिटीज पर बिलियन पैसेंजर, यानी कि 1 मिलियन फ्लाइट जब उड़ी है तो कितने एक्सीडेंट हुए हैं एयरक्राफ्ट के। ये एक बहुत अच्छा पैरामीटर है जिससे पता कर सकते हैं पूरी दुनिया में कितने हुए।
है ना? या फिर 1 बिलियन पैसेंजर यानी कि 100 करोड़ लोगों ने जब ट्रैवल किया, चाहे कितनी भी फ्लाइट्स में, तब कितनी डेथ हुई लोगों की। ये 2 पैरामीटर के ऊपर ग्लोबल एविएशन सेफ्टी पैरामीटर देखे जाते हैं। समझ गए? पिछले 10 साल देखो, जब पिछले 50 सालों के अंदर अगर आप देखोगे तो दुनिया के अंदर सेफ्टी पैरामीटर बढ़े ही हैं। सबसे कम डेथ है जो कि लास्ट 10 सालों में हुई है। तो यानी कि सेफ्टी नॉर्म्स पूरे ग्लोबली जो प्लेन्स हैं, जो एयरपोर्ट्स हैं, जो नॉर्म्स हैं, वो हमेशा स्ट्रिक्ट ही होते जा रहे हैं। ऐसा नहीं है कि वो स्ट्रिक्ट नहीं हो रहे हैं, राइट? तो आज के टाइम पे अगर आप शेड्यूल्ड कमर्शियल एक्सीडेंट की रेट देखोगे ना, तो ये 1.87 एक्सीडेंट है बिलियन डिपार्चर के ऊपर। यानी कि 10 लाख जब फ्लाइट उड़ रही है तो 2 एक्सीडेंट होने के चांसेस होते हैं। ये आईसीएए की सेफ्टी रिपोर्ट है 2024 की, और ये डेकेड जो है वो सबसे लोवेस्ट रहा है। कंसिस्टेंटली डिक्लाइन एक्सीडेंट और फेटेलिटी रेट्स में देखने को मिला है। प्रॉब्लम पता है क्या है? प्रॉब्लम है दोस्तों रीजन को लेकर। अगर आप नॉर्थ अमेरिका और यूरोप देखोगे तो ये बहुत सेफ है। यानी कि अगर आप देखोगे एक एक्सीडेंट से भी कम होता है 10 लाख फ्लाइट उड़ने पे नॉर्थ अमेरिका में। यूरोप पे भी सेम कहानी है। लेकिन वहीं पर ही लैटिन अमेरिका और अफ्रीका में जाते हो तो 3 से 4 एक्सीडेंट होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। समझ गए? एशिया पैसिफिक वाला यानी कि हमारा वाला जो एरिया है यहाँ पे 2 से 3 मिक्स्ड है। ये बीच में है कैटेगरी। तो ये मेजर है। तो यहाँ पे दुनिया में यहाँ पे सेफ्टी के ऑडिट्स की बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, और ये सबसे ज्यादा सेफ है जो कि माने जाते हैं नॉर्थ अमेरिका और यूरोप, और हम लोग जो है वो कहीं पर बीच के ऊपर है। समझ गए? तो ये पूरा पैरामीटर्स है। तो हमारे यहाँ पे ऐसा नहीं है कि दुनिया में ग्लोबली अगर हम बात करें तो हमारे ज्यादा एक्सीडेंट हो रहे हैं या हमारे बहुत कम हो रहे हैं। ऐसा नहीं है। एशिया पैसिफिक पूरा रीजन ही जो है वो मिडिल के ऊपर है। ऑलराइट, नेक्स्ट बात करते हैं जो कि हमने कल परसों भी बात करी थी, यूरोप और इंडिया को लेकर, ईयू और इंडिया के फैक्ट को लेकर। तो कई लोगों ने मुझसे कमेंट किया था कि सर और क्या क्या चीजें सस्ती होने वाली है, तो मैंने सारी चीजें यहाँ पे मेंशन कर दी है। देखिए, कार के ऊपर 110% का ड्यूटी था, अभी वो 10% है, यानी कि बहुत सस्ती हो जाएगी लग्जरी कार। वाइन आधी हो जाएगी रेट, स्पिरिट भी आधी हो जाएगी, बियर जो है वो भी आधी रेट हो जाएगी। ऑलिव ऑयल 45% से जीरो सस्ते हो जाएंगे, जो कि बहुत अच्छा माना जाता है आपके हेल्थ के लिए, बहुत अच्छी बात है ये। चॉकलेट बेकरी भी जीरो कॉस्ट सस्ती हो जाएगी, फार्मा भी सस्ता हो जाएगा, सॉसेजेस और अदर मीट भी सस्ते हो जाएंगे, पर्ल्स, प्रीशियस और ये भी सस्ते हो जाएंगे, कीवीज और पियर्स भी सस्ते हो जाएंगे। तो ये सारी चीजें यहाँ पे सस्ती होने वाली है, बिकॉज इंडिया में जब आएगी तो ये एक्सपोर्ट ड्यूटी इनके ऊपर हट दी जाएगी, है ना? चलिए, यहाँ पे अगर हमारी बात करें कि हम किन चीजों पे हटाने वाले हैं, तो ये मरीन प्रोडक्ट्स है, लेदर है, केमिकल, टेक्सटाइल, होम डेकोर, बेस मेटल्स, टॉयज और जेम्स एंड ज्वेलरी, ये सब जीरो हो जाएंगे। एक्सपोर्टर को इसका काफी बेनिफिट है जो कि मिलेगा, जो इंडिया में इसका काम कर रहे हैं। अभी 13 मेजर ऐसे और आउटकम है जो कि अपनाए गए इन दोनों की मीटिंग के अंदर, जैसे कि स्ट्रेटेजिक एजेंडा बनाया गया 2030 के लिए। फ्री ट्रेड एग्रीमेंट तो हम बात कर ही चुके हैं। सिक्योरिटी और डिफेंस पार्टनरशिप भी हो रही है, एक इंफॉर्मेशन एग्रीमेंट हो रहा है। इसके अलावा मोबिलिटी के ऊपर हो रहा है, आरबीआई और सिक्योरिटीज के ऊपर है, इलेक्ट्रॉनिक्स के ऊपर है, स्किल के ऊपर है, रिस्क मैनेजमेंट के ऊपर है, ग्रीन हाइड्रोजन हो गया, टेक्निकल कॉपरेशन हो गया, है ना? हॉराइजन यूरोप के प्रोग्राम है उसको लेकर है ना? ताकि कैसे एक्सप्लोर कर सकते हैं साथ में मिलके अलग अलग एक्टिविटीज को, स्पेस मिशंस को। तो इस तरीके के कई सारे मेजर है जो कि हम लोग काम कर रहे हैं। यूरोपियन यूनियन का फॉर्मेशन होता है सबसे पहले 51 के अंदर, यूरोपियन कोल एंड स्टील कम्युनिटी बनती है। फिर वो कम्युनिटी सोचती है चलो एक काम करते हैं और बिजनेस करते हैं आपस में। फिर एक इकोनॉमिक कम्युनिटी कम्युनिटी बनी, एटॉमिक एनर्जी का कम्युनिटी बना। फिर 1992 में के अंदर है ना, मोस्ट इंपॉर्टेंट इनकी मैस्ट्रिच ट्रीटी होती है जिससे यूरोपियन यूनियन का फॉर्मेशन हुआ। 20 के अंदर यूके गया और 28 से 27 रह गए मेंबर। सिंगल मार्केट बना दिया इन्होंने। 4 फ्रीडम के ऊपर बात करते हैं, गोल, सर्विस, कैपिटल और पीपल। ये सारे यहाँ पर सिंगल मार्केट है और सस्टेनेबल डेवलपमेंट प्रमोट करते हैं। इसी तरीके से इन्होंने एक शेंगन एरिया भी बना रखा है कि आपस में ट्रेवल कर सके, बस के थ्रू, सबको वीजा ना लेना पड़े। तो अगर आपने इंडिया से मान लीजिए शेंगन वीजा ले लिया तो आप कई सारे कंट्रीज है जो कि घूम सकते हैं। समझ गए? एक साथ। और इसके अंदर 4 नॉन यूरोपियन कंट्रीज भी, आइसलैंड, नॉर्वे, स्विट्जरलैंड, लिechtenstein, ये भी शेंगन का पार्ट है। 20 कंट्रीज इसमें से यूरो करेंसी अपनाते हैं। बुल्गारिया ने इसको लास्ट 2026 के अंदर है जो कि ज्वाइन किया था। ये सारे कंट्रीज है जो कि ईयू के पार्ट है, जो कि माने जाते हैं। समझ गए? नॉर्वे इसका पार्ट नहीं है, यूके नहीं है, स्विट्जरलैंड नहीं है, लेकिन ये सब जो है ना ये शेनिगन का पार्ट माने जाते हैं। ऑलराइट, एक और आर्टिकल आया दोस्तों जो कि हम लोग देखते हैं हार्ट रेट को लेकर। आपने देखा होगा आपकी हार्ट रेट जितनी स्लो होती है ना, जैसे आपने ऐसे पल्स रेट नापी अपनी, समझ गए, या हार्ट रेट नाप लो या पल्स रेट नाप लो, जितनी स्लो होती है ना आपकी, उतनी ज्यादा आपकी अच्छी हेल्थ होती है। यानी कि आपका ब्लड बहुत धीरे धीरे फ्लो कर रहा है, बहुत धीरे धीरे जा रहा है, अच्छी बात है। आप बहुत ही रिलैक्स्ड है, आपकी मसल्स और सब कुछ। तो हमारा पर मिनट कितना, जैसे विराट हुसैन बोल्ट का देखोगे तो 35-40 ही है, बीट्स पर मिनट के आसपास है।
है ना, पल्स रेट देखोगे, बहुत अच्छी, एक कोई अच्छी बॉडी जो होती है एथलीट की, वो 60 के आसपास होती है, बिटवीन 60 to 70, 60 to 80 नॉर्मल माना जाता है। लेकिन अगर 60 के आसपास अगर आपकी है तो बहुत अच्छा आपका हेल्थ है, आप एक्सरसाइज का बढ़िया कर रहे हो। जैसे मेरी 60 में है, मेरी राइट नाउ 10 साल से मेरी 60 है। 60 एक बहुत अच्छा पैरामीटर है एक एथलीट बॉडी के लिए। और जैसे जैसे आप ऊपर जाओगे वैसे वैसे आपका हेल्थ का थोड़ा इश्यू होता है। तो हम लोग मेजर करते हैं एवरेज नंबर ऑफ बीट पर मिनट के हिसाब से। जितना लो हार्ट रेट होता है उतना ही आपकी कार्डिक हेल्थ उतनी बेटर होती है। तो ये तो हमारा हार्ट रेट का मेजरमेंट। अभी एक नया पैरामीटर है HRV। HRV नया मेजरमेंट है। इसका मतलब है जो आपकी बीट हो रही है ना हार्ट, उसका वेरिएशन कैसे हो रहा है, यानी कि टाइम चेंज कितना हो रहा है हर एक हार्ट बीट के बीच में, उसको HRV कहते हैं। ये एक और नया पैरामीटर है आपकी हेल्थ को देखने का। जितना HRV ज्यादा होगा उतनी आपकी कार्डिक हेल्थ बेटर होगी। तो यहाँ पे आप देखिए, अगर 20 से 25 सालों के लोगों के बीच में ये 55 से 125 है HRV, लेकिन बूढ़े होते होते ये सिर्फ 30 के आसपास रह जाती है। यानी कि जितनी ज्यादा होगी उतना बेटर होगा। मिली सेकंड में देखी जाती है इसको। समझ गए? ये रेगुलेट कैसे होती है? हमारा ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम जो है ना, वो इसको रेगुलेट करता है। सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक दो तरीके से। सिंपैथेटिक कब होता है? तब आप एक्सरसाइज कर रहे होते हो तो आपका हार्ट जो है वो तेजी से बीट करता है। उस टाइम पे या तो स्ट्रेस की सिचुएशन होती है या फिर आपका एक्सरसाइज कर रहे होते हो उस कंडीशन में। पैरासिम्पैथेटिक के अंदर बाद में वो रिलैक्स करता है, बिल्कुल बाद में इजी करता है, प्रमोट करता है बॉडी की रिकवरी को। तो दोनों ही काम बहुत जरूरी है। सिंपैथेटिक यानी कि फाइट और फ्लाइट, फाइट करते हो आप, एक्सरसाइज करते हो, या फिर फ्लाइट, या फिर आप स्ट्रेस में आते हो, डरते हो। ये दोनों ऑटोनोमस ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम देखता है। पैरासिम्पैथेटिक आपको रेस्ट और रिकवरी का काम करता है। तो दोनों के अपने अपने काम होते हैं, दोनों अपना अपना काम करना जरूरी होता है। समझ गए? कई बार क्या होता है कि हाँ, आप लोग ज्यादा स्ट्रेस में चले जाते हो ना, तो सिंपैथेटिक सिस्टम अच्छे से काम नहीं कर पाता। इसी वजह से आपका कार्डिक हेल्थ अच्छा होना बहुत जरूरी है। आपको एक्सरसाइज करना है, आपको मेडिटेशन करना है, अच्छे से सोना है, अल्कोहल स्मोकिंग अवॉइड करनी है, और उसके बाद आप देखोगे कि आपकी हेल्थ बहुत अच्छी हो जाएगी। आगे बात करते हैं 25 जनवरी की। अभी आपको मालूम ही है 25 जनवरी को हम लोग नेशनल वोटर डे मनाते हैं। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का फॉर्मेशन हुआ। इस बार की थीम है माई इंडिया माई वोट, सिटीजन एट द हार्ट ऑफ इंडियन डेमोक्रेसी। ये टैगलाइन रखी गई है, ध्यान रखिएगा। समझ गए? इस बार डिस्ट्रिक्ट अवार्ड की भी घोषणा करी गई है। कई सारे राज्यों के डिस्ट्रिक्ट्स को यहाँ पे अलग अलग काम के लिए जो है ना वो अवार्ड है जो कि मिले हैं। 2025 को ईयर ऑफ इनिशिएटिव एंड इनोवेशन एंड चुनाव का पर्व बिहार का गर्व, ये भी पब्लिकेशन इस बार रिलीज किया गया। आप सबको मालूम ही है कि इलेक्शन कमीशन 65 या 6 साल जो भी पहले हो जाए वो उनका टेन्योर है। एक इलेक्शन कमिश्नर, दो एक चीफ इलेक्शन कमिश्नर, दो इलेक्शन कमिश्नर्स होते हैं। कमिटी के अंदर जो पहले चुनने वाली थी चीफ इलेक्शन कमिश्नर की, उसमें पहले सीजेआई प्लस एक लीडर ऑफ अपोजिशन प्लस पीएम थे। फिर अभी इन्होंने चेंजेस करके सरकार ने उसमें सीजेआई को हटा के एक पर्सन जो कि अपॉइंटेड बाय द पीएम हो जाएगा। इस तरीके से कर दिया गया, तो पूरी तरीके से 2:1 हो गया। राइट? तो मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट 1969 में लाए गए। 61 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1988 में आया, जहां से एज 21 से 18 कर दी गई। वोटिंग मशीन 1989 में पहली बार आई, ईवीएम। वोट कैप्चरिंग की प्रॉब्लम 89 में देखने को मिली, बूथ कैप्चरिंग, ताकि फ्रॉड ना हो। और एपिक आपके इलेक्टोरल फोटो आइडेंटिटी कार्ड बनाए गए, है ना। मल्टी मेंबर बॉडी 1993 में बनाई गई। समझ गए? और 6 महीने में इलेक्शंस करवाने की बात करी गई। ओके, अगर कोई इश्यू होता है तो री इलेक्शन करवाने के लिए, तो रिकॉग्नाइज करना पॉलिटिकल पार्टीज को, उनको सिंबल देना, ये सारे काम जो है लोकसभा के, विधानसभा के, प्रेसिडेंट के, वाइस प्रेसिडेंट के, राज्यसभा के, सारे इलेक्शन कमीशन ही है जो कि करवाता है। समझ गए? ठीक है। चलिए, तो कई सारे कमेटी भी बनाई गई। तारकुंडे कमेटी, दिनेश गोस्वामी, वो रहा इंद्रजीत, सेकंड एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म, है ना। तनखा कमिटी, कमिटी कोर कमिटी 2010 में बनाई गई। तो कई सारी कमिटीज बनाई गई, कई सारे इनिशिएटिव है जो कि इनके द्वारा ओवर द ईयर लॉन्च करे गए हैं। क्यूएस यूरोप की भी रैंकिंग है जो कि रिलीज करी गई है। ये कुछ खास नहीं है, इसमें एक जनरल बात करेंगे। जो कि यूरोप के अंदर जो बेस्ट यूनिवर्सिटी है वो ऑक्सफोर्ड है, जो कि बताई गई है। पहले से तीसरी पोजीशन पे थी, उससे नंबर 1 पे आ गई है। सेकंड पे जूरिक यूनिवर्सिटी है, ETH, अपने रिसर्च के लिए, अपने स्ट्रॉन्ग काम के लिए, एकेडमिक रेपुटेशन के लिए, ग्लोबल एंगेजमेंट के लिए, ये सारी यूनिवर्सिटीज है जो कि जाके जानी जाती है। एम्प्लॉयबिलिटी के लिए, पब्लिकेशन, फैकल्टीज, इन्वायरमेंट एंड सोशल इम्पैक्ट, ये सब बहुत जबरदस्त होता है, इसकी वजह से ये मानी जाती है। एक और इंटरेस्टिंग है जो कि महाराष्ट्र ने लॉन्च किया है, इंडिया का फर्स्ट मीनोपॉज क्लिनिक। आप सबको मालूम ही है महिलाओं का क्या होता है, 45 से लेकर है ना 55 तक की जो एज है ना, इसके अंदर मीनोपॉज की प्रॉब्लम आती है। हार्मोनल चेंज होते हैं, उसके बाद हड्डियों में प्रॉब्लम होती है, डिप्रेशन आते हैं, और बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती है बॉडी के अंदर, मेंटल हेल्थ इश्यूज भी आते हैं, जो कि हमारे देश में इसके ऊपर बात ही नहीं होती है। तो महाराष्ट्र में पहला डेडिकेटेड मीनोपॉज क्लिनिक है जो कि बनाया गया, जो कि बहुत अच्छी बात है। गवर्नमेंट हॉस्पिटल, अर्बन हेल्थ फैसिलिटीज यहाँ पे हर डिस्ट्रिक्ट के अंदर अवेलेबल करवाने की बात की जा रही है।
ताकि महिलाओं के मेंटल हेल्थ के इश्यूज के ऊपर बात की जा सके। एक्सपर्ट डॉक्टर होंगे जो कि इसके ऊपर बात करेंगे, साइकोलॉजिकल काउंसलिंग होगी, स्ट्रेस और मूड के मैनेजमेंट की बात की जाएगी, बोन की डेंसिटी की स्क्रीनिंग होगी, हार्ट रिलेटेड डिजीजेस की बात स्क्रीनिंग होगी, इवैल्यूएशन होगा आपके हार्मोन के, डाइट, स्लीप, कैसे लाइफस्टाइल की मैनेजमेंट करना है, उसके ऊपर है जो कि यहाँ पे बात करी जाएगी। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है आपके ऑस्टियोपोरोसिस, हार्ट डिजीज और डिप्रेशन का कारण बनता है ये मेनोपॉज। समझ गए? महिलाएं 45 से उनके जो साइकिल है ना वो बंद होने वाली होती है, तो उस टाइम पे बहुत सारे इश्यूज होते हैं। स्क्रीनिंग करना उस टाइम पे बहुत इंपॉर्टेंट है जो कि माना जाता है। समझ गए? तो जेंडर सेंसिटिव हेल्थ केयर बनाना हमें बहुत ज्यादा जरूरी है। तो पहला स्टेटमेंट सही है। ये क्या क्लिनिक सिर्फ साइकोलॉजिकल काउंसलिंग के ऊपर फोकस कर रहा है? ऐसा बिल्कुल नहीं है ना? तो आपका ये गलत हो गया, तो आपका 1 एंड 3 आपका सही आंसर हो जाएगा। कार्डियोवास्कुलर स्क्रीनिंग यहाँ पे करी जाएगी। नेक्स्ट है जो कि आकाश लाबदी को लेकर है। ये पहला इन्फ्लेटेबल स्पेस हैबिटेट मिशन है जो कि हम लोग बना रहे हैं। इन्फ्लेटेबल स्पेस हैबिटेट मिशन का मतलब क्या होता है? ये इंडिया का एक हमारा बेंगलुरु बेस्ड स्टार्टअप है, आकाश लाबदी, उसके द्वारा बनाया जा रहा है। आईआईएससी बेंगलुरु में ये काम करता है। और ये क्या है, ये जो मॉड्यूल होते हैं ना, स्पेस इन्फ्लेटेबल स्पेस हैबिटेट मिशन, इसमें क्या होता है कि ज्यादा हैबिटेबल होता है, उसका मास कम होता है उसके। तो मास कम होगा तो फ्यूल भी कम चाहिए होगा, सस्ता हो जाएगा, और जो लंबे ड्यूरेशन है ना ह्यूमन मिशन के, उसको करने को लेकर ये काम करता है। तो हमारे फ्यूचर में स्पेस मिशन के अंदर ये बहुत मदद करेगा। ठीक है, तो ये पहला सही है। ये हैवी नहीं है, लाइटर है, ये गलत हो गया। दूसरा वाला, तीसरा वाला सही है, तो ये आपका सही आंसर हो जाएगा। ऑलराइट, चलिए, तो ये था आज का आपका इंपॉर्टेंट सेशन गाइस। होपफुली आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिएगा। और 10% आपका ऑफ है जो कि क्लास 24 पे मेरा कोर्स है जीके करंट अफेयर का। इसको आप B10 यूज करके 10% का ऑफ पा सकते हैं। मात्र 1,500-2,000 रुपए में कंप्लीट जीके, कंप्लीट करंट अफेयर है जो कि आपको यहाँ पे मिलेगा। आपके जो भी एग्जाम आप दे रहे हो ना, चाहे फिर आप पीसीएस दे रहे हो, एसएससी, बैंक, रेलवे, डिफेंस, सब जगह 70 to 80% क्वेश्चन आपको मिलेंगे। ठीक है, आज का वर्ड ऑफ द डे है जो कि है मिटियम। मिटियम का मतलब होता है अ वर्ड दैट डोनेट वन थिंग बट रेफर टू रिलेटेड थिंग। जब कोई और चीज से भी रेफरेंस आपको देखने को मिले ना, तब इसको काम में लिया जाता है। ऑलराइट, तो होपफुली आपका वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो को शेयर जरूर करेगा अपने टेलीग्राम के ऊपर, अपने व्हाट्सएप पे, आप स्टेटस पे भी लगा सकते हो ताकि लोगों को कुछ नई चीजें सीखने को मिले। देखो, आप और मैं मिलकर एक जो अच्छी कम्युनिटी बना सकते हैं, वो कम्युनिटी जो है वो यही है कि आप शेयरिंग इज केयरिंग। आप शेयर करिए, अपने स्टेटस पे लगाइए, कोई वीडियो देखेगा बच्चा, उसको मदद मिलेगी, सीखने को मिलेगा, और इसी तरीके से जिंदगी आगे बढ़ती है, एक दूसरे को सिखाते सिखाते, सीखते सीखते। समझ गए? और आपको नहीं पता कि एक वीडियो जो है वो कितने लोगों को मदद कर सकता है, डिप्रेशन से निकाल सकता है, एंजाइटी से निकाल सकता है, एक नया रास्ता दिखा सकता है। आपको मदद मिली है तो किसी और को भी जरूर मिलेगी। कैसे होगा? स्टेटस पर लगाइए वीडियो को, वहीं लोगों को मदद मिलेगी अपने आप। ठीक है गाइस, थैंक यू एवरीवन, गुड बाय, हैव अ नाइस डे।